नमस्कार। चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स को अभी हम पढ़ रहे हैं और इसका सेकंड यूनिट हमने अभी शुरू कर दिया है और इसका लेसन 1 मैं आज आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। और ये जो लेसन है, इस लेसन से पहले 2 वीडियो इस सीरीज को लेकर के और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का पूरा कंटेंट जो है वो चैनल पर डल चुका है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, तो चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या जो हमारे टर्म एंड एग्जाम्स होते हैं उनकी बात करें, या फिर रियल क्लासरूम टीचिंग की हम बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये टॉपिक माना जाता है। एक ऐसा टॉपिक है जिसकी थ्योरी को तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एवरी टीचर फील्स डिफिकल्टी। क्योंकि बहुत सी उसके कारण है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, चाहे मैन पावर की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। तो आइए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या अभिप्राय है, मीनिंग, टाइप, उसके कॉजेज क्या क्या हैं, डायमेंशंस क्या क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के साथ साथ उसकी इफेक्टिव पेडागोजिकल वेज क्या हो सकते हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करते हुए हम अप्लाई कर सकते हैं इन रियल क्लासरूम टीचिंग। मेरा नाम युद्धवीर टंडन है और मैं आपके लिए ये प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे और आप इसको शेयर भी करेंगे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, जो कि जिनको कि इसकी ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है। तो सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसमें मीनिंग में सबसे पहले हम डेफिनेशन की अगर बात करें, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर to the distinct characteristics and variations among learners in terms of intellectual, emotional, social and physical traits। यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, वो क्या रेफर करती है? ये उन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो हमें दूसरों से अलग साबित करती हैं, सिद्ध करती हैं, उनकी ओर इसका इशारा है। और इसमें वो वेरिएशंस भी शामिल हैं जो लर्नर्स के बीच हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो वेरिएशन उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से जुड़ी हों, उसके भावनात्मक यानी इमोशनल पक्ष से जुड़ी हों, सामाजिक यानी सोशल पक्ष से, और उसके जो शारीरिक पक्ष है या उसके जो फिजिकल ट्रेट्स हैं, फिजिकल उसके जो गुण हैं, उनसे जुड़ी हुई हों। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसका मतलब ये हुआ कि नो टू स्टूडेंट्स आर अलाइक इन देयर लर्निंग स्टाइल, पेस एंड एबिलिटीज। और इसे आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि देयर आर नो टू आइडेंटिकल लर्नर्स दैट वी कैन फाउंड। हमें दो एक जैसे लर्नर्स नहीं मिल सकते हैं, और कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कभी भी अलाइक नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसमें डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, चाहे लर्निंग स्टाइल की बात करें, लर्निंग की पेस की बात करें, एबिलिटी की बात करें, उनके इमोशनल बिलीव्स की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की बात करें, फिजिकल ट्रेट्स की बात करें, या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की बात करें। दो जुड़वा भी जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि उनमें भी विभिन्नता है। अगर आप बॉलीवुड की मूवीज को देखा है आपने, तो बहुत सी ऐसी मूवीज बनी हैं जो आइडेंटिकल ट्विंस पे बनी हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि एक अगर नरम स्वभाव का है तो दूसरा गर्म स्वभाव का है। हालांकि वो बिल्कुल ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा डिफरेंसेस उनमें देखने को मिलते हैं। सगे भाई होते हैं, वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। एक होगा उसका नेचर कुछ और होगा, दूसरा होगा उसका नेचर कुछ और होगा। तो यही इंडिविजुअल डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंसेस हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और उसे प्रोसेस करेंगे। अगर डिफरेंसेस पॉजिटिव होंगे तो बच्चा अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन रिसीव और प्रोसेस करेगा, और अगर डिफरेंसेस नेगेटिव होंगे तो कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की प्रोसेस में हमें कमी या डिलेडनेस देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ बी एफ स्किनर का एक बड़ा अच्छा कोट है कि टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। यानी आज के दौर में व्यक्तिगत विभिन्नता से अभिप्राय हम उससे लेते हैं, या इसमें वो हर चीज़ शामिल है जो मेजरेबल एस्पेक्ट है किसी भी व्यक्ति की पूरे के पूरे
पर्सनैलिटी का या व्यक्तित्व का। जैसे मेरा व्यक्तित्व है, मेरे व्यक्तित्व का हर वो गुण, हर वो एस्पेक्ट, हर वो आयाम, हर वो डायमेंशन जो मेजर किया जा सकता है, जो विजिबल है, उसे इंडिविजुअल डिफरेंस में लिया जाएगा जब कंपेयर किया जाएगा मुझे किसी और इंडिविजुअल के साथ। यानी कि मान लीजिए मेरे मन में क्या चल रहा है, ये अब मेजरेबल नहीं है, तो दूसरे के मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस का मैटर नहीं है। लेकिन मैं कैसे सीखता हूँ, दूसरा कैसा सीखता है, मेरी मेमोरी कैसी है, दूसरे की मेमोरी कैसी है, मेरी हाइट कैसी है, दूसरे की हाइट कैसी है, मेरी मैच्योरिटी लेवल कैसा है, दूसरे का मैच्योरिटी लेवल कैसा है, ये चीज़ें कंपेयर की जा सकती हैं, मेजर की जा सकती हैं, विजिबल है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के स्कोप में आती हैं, उसके एरिया ऑफ स्टडी में आती हैं। अब अगर हम टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबसे पहले वेरिएशन इन आईक्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। देखिए हर किसी का आईक्यू अलग है, किसी का इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो कम है, बिलो 100 है, 70 है, तो उसे हम स्लो लर्नर कह सकते हैं। किसी का 100 है, 110 है, तो उसे हम एवरेज लर्नर कह सकते हैं। और 130 टू 140 या उससे अबव का यदि आईक्यू है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो एक गिफ्टेड चाइल्ड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी ऐसे गिफ्टेड चाइल्ड्स में ज़्यादा होती हैं। तो ये एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। सभी बच्चों का आईक्यू लेवल ऐसा नहीं है कि 100 होगा, ऐसा भी नहीं है कि सभी का 100 से कम या 70 होगा, और ऐसा भी नहीं है कि सभी का एकदम बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। इमोशनल डिफरेंसेस बच्चे में पाए जाते हैं। इमोशनल डिफरेंसेस क्या हुए कि मूड स्टेबिलिटी और सेल्फ रेगुलेशन। कुछ बच्चों की मूड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, उनके मूड स्विंग्स ज़्यादा नहीं होते, कुछ सेल्फ रेगुलेटेड है, कुछ अपने आप ही पढ़ने लग पड़ते हैं और कुछ को बार बार बोलना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। तो ये इमोशनल डिफरेंसेस हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर आते हैं। फिजिकल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, इसमें हाइट, वेट, सेंसरी, मोटर एबिलिटीज को हम शामिल करते हैं। कोई बच्चा है उसकी हाइट काफी ग्रो कर जाती है, कोई बच्चा हाइट में कम रह जाता है, किसी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कोई अंडर वेट ही रह जाता है। किसी की सेंसरी एबिलिटीज इतनी बढ़िया होती हैं कि वो सेंस ऑर्गन्स की सहायता से ही आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन, आधे से ज्यादा नॉलेज ग्रैस्प कर लेता है। तो वहीं दूसरी ओर मोटर एबिलिटीज में भी हम देखते हैं कि हमें डिफरेंसेस नजर आते हैं, और ये सभी फिजिकल डिफरेंसेस की इस सब कैटेगरी में आते हैं। अब अगर हम जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो लड़कों के अपने अलग प्लस हैं और लड़कियों के अपने अलग प्लस हैं। लड़के भारी कार्य को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लड़के जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छे से करते हैं। लड़कियां जो हैं उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में वो लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे होंगी, केयर का फैक्टर उनमें बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा लड़कियां जो है वो ओबीडियंट होती हैं, वो मतलब चाहे बेशक कुछ भी है लेकिन उनमें एक भावना जो है मातृत्व की, वात्सल्य की, वो लड़कों की अपेक्षा बहुत अधिक हमें देखने को मिलती है। तो ये जेंडर डिफरेंसेस की कैटेगरी में आ जाता है। पर्सनैलिटी में भी डिफरेंसेस हैं, व्यक्तित्व किसी का एक जैसा नहीं होता। किसी का व्यक्तित्व इंट्रोवर्ट है, किसी का एक्सट्रोवर्ट है, किसी का एम्बीवर्ट है। ये जूंग करके एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन की है। कोई बच्चा है जो अंदर ही अंदर अपने बस अपने आप में मस्त रहता है, वो ज़्यादा बाहर खुलता नहीं है, वो बिल्कुल शाई जैसे नेचर का होता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा जो है वो बिलो एवरेज है या वो पढ़ने में कमज़ोर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वो इंट्रोवर्ट है मीन्स वो ही डू नॉट वांट टू express his thoughts frequently with his peers, he remains confined within himself। तो इस तरह की जो एक पर्सनैलिटी है वो इंट्रोवर्ट की श्रेणी में आती है। वहीं दूसरी ओर एक्सट्रोवर्ट हमें देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं। और इसी तरह से आगे हम देख सकते हैं कि और भी बहुत सी डिफरेंसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक फ्लो चार्ट भी यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया है, यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट एज वेल। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में देखिए फिजिकल है, एप्टीट्यूड है, कल्चरल डिफरेंसेस है, इमोशनल है, क्रिएटिविटी में डिफरेंस है, कॉग्निटिव लेवल में डिफरेंस है, सेक्स में डिफरेंस है, इसके अलावा जिसको अभी हमने जेंडर के अंदर पढ़ा सोशल डिफरेंसेस हैं, और बिहेवियरल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें और ज़्यादा इसको समझें तो देयर आर सोशल डिफरेंसेस लाइक इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन ग्रुप्स
हमें देखने को मिलते हैं, और ग्रुप पार्टिसिपेशन में भी हमें जो है वो सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कुछ बच्चे हैं जो ग्रुप्स में बहुत खुल के पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ हैं जो ग्रुप्स में बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं कन्फाइंड रह जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर बहुत कुछ होता है लेकिन वो दबा हुआ रह जाता है, समय पर वो बाहर ही नहीं आता है, उन्हें लगता है कि मुझे आता तो है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ। लैंग्वेज एबिलिटीज आर देयर, लैंग्वेज एबिलिटीज में वर्बल फ्लुएंसी शामिल है, कंप्रीहेंशन शामिल है, और हम देखते हैं कि हर बच्चे की वर्बल फ्लुएंसी एक स्तर की नहीं होती है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे वर्बली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ नॉन वर्बली एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ रिटन में एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो वही कंप्रीहेंशन लेवल भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कंप्रीहेंशन बहुत अच्छा है, एक बार यदि कोई पैराग्राफ पढ़ लें, कोई पैसेज रीड कर लें, तो वो अनसीन हो सीन हो बहुत अच्छी तरह से उसको समझ आते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को बार बार पढ़ के भी वो चीज समझ में नहीं आ पाती है। लर्निंग स्टाइल्स में डिफरेंस है, कुछ बच्चे देख के अच्छा सीखते हैं, वीडियोस के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से, फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से, उन्हें हम विजुअल लर्नर्स कहते हैं। कुछ बच्चों को देख के ज्यादा अच्छा समझ नहीं आता, सुन के अच्छा आता है, वो ऑडियो बुक्स को सुनते हैं, यूट्यूब की वीडियोस को सुनने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो उनके टीचर लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं उस लेक्चर से वो सुनते हैं, पीयर्स की डिस्कशन को वो सुनते हैं और उससे सीखते हैं, तो वो ऑडिटरी लर्नर्स हैं। कुछ लर्नर्स ऐसे हैं जो कैनेस्थेटिक लर्नर्स हैं, वो एक्टिविटी से सीखते हैं, वो प्रयोग करके सीखते हैं। यदि उनको हमने एक कंसेप्ट देना है टोमेटो का, तो वो टोमेटो को हाथ में लेकर उसको टच करके उसको फील करके ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाएंगे एज कंपेयर टू विजुअल और ऑडिटरी लर्निंग। तो ये इस तरह के लर्नर्स हमारे पास हैं। कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, इंटेलिजेंस में डिफरेंस है। इंटेलिजेंस में देखिए, कोई बच्चा जीनियस होगा, फिर कोई नियर जीनियस होगा, कुछ वेरी सुपीरियर आएगा, एक इंटेलिजेंट में आएगा, फिर सुपीरियर में आएगा, उसके बाद एवरेज आएगा, फिर बैकवर्ड, फिर फेबल माइंडेड आएगा, फिर डल आएगा, और लास्ट जिसको हम इडियट की श्रेणी में रखते हैं। इस तरह के भी बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये एक बड़े ही मशहूर, या ये हम कह सकते हैं कि बड़े ही प्रसिद्ध जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, टर्मन, उन्होंने इस थ्योरी को जो है वो दिया है। इसके बाद हम इसमें एक और डिफरेंस देख सकते हैं, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस क्या हुआ कि एक बच्चे के आईक्यू लेवल को जो है वो दूसरे बच्चे के आईक्यू लेवल के साथ जब हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मिस्टर ए का आईक्यू लेवल 120 है, बी का 140 है, तो ये क्या हुआ, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस हुआ। एक जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, दूसरा कम है। एक इसके अलावा दूसरा भी जो है वो टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, जिसे इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, विद इन सेल्फ। यानी एक आदमी फिजिकली या फिजिकल डोमेन में बहुत अच्छा है, बट मेंटली जो है वो हो सकता है वो उतना अच्छा ना हो। एक बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, वेट लिफ्टिंग करता है, ही कैन रन, ही इज अ वेरी गुड एथलीट, बट व्हेन इट कम्स टू लर्न, व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स, ही लैग्स बिहाइंड। तो ये क्या है, ये इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो हमें बच्चे में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें, तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो हर चीज का कोई ना कोई कारण हमें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कारण है तो वो हेरिडिटी है, यानी अनुवांशिकता है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से जीन्स के रूप में मिलती है। इसके अलावा जेनेटिक मेकअप इन्फ्लुएंसेस इंटेलिजेंस टेम्परामेंट, ये बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसे हमें याद रखना चाहिए कि जो जेनेटिक मेकअप है हमारा, वो हमारी इंटेलिजेंस और हमारे टेम्परामेंट को इन्फ्लुएंस करता है। इन्वायरमेंट की बात करें, ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण है। हमारी फैमिली की बैकग्राउंड, हमारा कल्चर, हमारा पीयर इन्फ्लुएंस, हमारा एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा डिसाइड करती हैं कि किस तरीके की इंडिविजुअलिटी हमारी डेवलप होगी। एडुकेशन एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा कारण है। एक्सेस है या नहीं है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैसा है, फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पर आ जाती है, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होंगे लर्निंग एंड डेवलपमेंट के, तो बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, ही विल लैग बिहाइंड। एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, सेम इन्फोग्राफिक है। अगर हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप को देखें तो इट इज़ मल्टीप्लाई रिलेशनशिप, यानी ये क्या है, गुणात्मक संबंध है, बिकॉज ये इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। हेरिडिटी एनवायरनमेंट पे असर डालती है, एनवायरनमेंट हेरिडिटी पे असर डालता है, दोनों एक दूसरे पर क्रिस क्रॉस जो है वो असर डालते हैं और डेवलपमेंट को लीड करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मिलके हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और सोशल डेवलपमेंट को
जो है वो अफेक्ट करते हैं। अब अगर हम डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहला डायमेंशन हमारे पास आता है कॉग्निटिव डायमेंशन। इसमें मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अटेंशन स्पैन जैसी चीज़ें शामिल हैं। कॉग्निटिव मतलब हेड से जुड़ा हुआ। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी मानसिक संक्रियाएं जो है वो कॉग्निटिव डोमेन में आती हैं, कॉग्निटिव डायमेंशन में आती हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस इस डायमेंशन में भी होता है। किसी की मेमोरी बड़ी शार्प है, किसी की मेमोरी बहुत ही डल है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़े अच्छे से करता है, किसी का अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा है, कोई अटेंशन स्पैन बिल्कुल भी नहीं रखता। तो ये क्या है, डिफरेंसेस हैं। मतलब हर कोई अपने आप में अलग है। एक जैसा होना तो दूर की बात है, एक दूसरे के करीब भी कई बार हम देखते हैं कि कोई नहीं हमें देखने को मिलता। अफेक्टिव डोमेन एटीट्यूड्स, मोटिवेशन और इमोशनल मैच्योरिटी की बात करता है। भावनात्मक पक्ष इसको कहा जाता है। जैसे कॉग्निटिव हेड से जुड़ा है, अफेक्टिव हार्ट से जुड़ा है, हमारे दिल से जुड़ा है, हमारी भावनाओं से जुड़ा है, फीलिंग से जुड़ा है, इमोशन से जुड़ा है, एटीट्यूड से जुड़ा है। तो इसमें भी डिफरेंसेस हैं। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे वाटर को कंजर्व करने के कंसेप्ट को इतना ज़्यादा अपने दिल से लेते हैं कि शायद ही कभी वो नल का खुला छोड़ें। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक बच्चा है, उसने मार्क्स तो पूरे ले लिए वाटर कंजर्वेशन के टॉपिक पे, लेकिन नल का वो खुला ही छोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका जो अफेक्टिव डोमेन है उसमें हमें इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। साइकोमोटर डोमेन की अगर हम बात करें तो इसमें फिजिकल कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल्स की बात की जाती है। तो इसमें भी हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक बच्चा है, बहुत ज़्यादा गिफ्टेड बच्चा है, बहुत बढ़िया है, क्रिएटिव है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, इमेजिनेशन उसकी बहुत अच्छी है, वोकेबलरी बहुत बढ़िया है, लेकिन हैंड राइटिंग उसकी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप ही नहीं हो पाई हैं। सोशल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, कोऑपरेशन, लीडरशिप, पीयर इंटरेक्शन, एक बच्चा है बहुत अच्छा है, अपनी जगह पर लीडरशिप है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑटोक्रेटिक है, कहीं ना कहीं उसमें डेमोक्रेसी की भावना नहीं है। मतलब हमें इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कोई बच्चा है कोऑपरेटिव तो बहुत है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। कोई बच्चा है पीयर के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, मैंने पहले भी कहा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के डायमेंशंस की बात करते हैं। हेरिडिटी, आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक आम का बीज बोया। अब आम के बीच में जीन्स किसके हैं, क्या हेरिडिटी है, आम ही उगेंगे। आप कितनी अच्छी खाद दे लो, कितना ही पानी दे लो, कितनी ही सनलाइट दे लो, इन सब का कितना ही बैलेंस बिठा लो, आम के पेड़ से कभी भी आपको सेब नहीं मिल पाएंगे, आम ही निकलेंगे। इसी तरीके से यदि आपने एक आम लगाया, लेकिन उसको आपने एनवायरनमेंट अच्छा नहीं दिया, उसको आपने मैन्योर नहीं दिया, खाद नहीं डाली, पानी नहीं दिया, सनलाइट प्रॉपर नहीं मिली, तो आम तब भी नहीं निकलेंगे। यानी कि हेरिडिटी एनवायरनमेंट के साथ मिलकर इंटरेक्शन करके ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आगे बढ़ा सकती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बच्चा है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर वर्बल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसको बोलने का अवसर ही नहीं मिला, तो क्या होगा, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाएंगे। इस तरीके से सेल्फ कंसेप्ट की हम बात करते हैं तो ये भी एक बहुत जबरदस्त डायमेंशन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के रिगार्डिंग। क्योंकि एक बच्चे का कैसा सेल्फ कंसेप्ट है, वो अपने बारे में क्या सोचता है, क्या उसकी सेल्फ एफिकेसी डेवलप हुई है या नहीं हुई है, क्या वो सेल्फ रिलायंट है या नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है या नहीं है, ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें बताती हैं। अगर हम इसके और ज़्यादा डायमेंशंस देखें तो ये फ्लो चार्ट हम रेफर कर सकते हैं। इसमें इंटेलिजेंस, सेल्फ कंसेप्ट और वैल्यूज से लेकर के स्टडी हैबिट्स तक सारे डायमेंशंस को इसमें डाला गया है। तो आप इसको भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे देखिए, अफेक्टिव पेडागोजिकल वेज क्या हो सकते हैं इसके। सबसे पहले तो यही है कि इंटरेक्शन ऑफ कंटेंट। कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हम कौन कौन सी पेडागोजीज को अपना सकते हैं ताकि वो इफेक्टिवली बच्चों में हम लर्निंग को ट्रांजैक्ट कर पाएं, लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर पाएं। सिंपल शब्दों में मैं बोलूं तो बच्चे को पढ़ा पाएं, बच्चे को कुछ सिखा पाएं। कैसे सिखा पाएंगे, हमें इंटरेक्शन करनी होगी कंटेंट की। हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस को अलग अलग नहीं पढ़ा करके इनको एक साथ पढ़ाना है। हाल ही में मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजी को माध्यम बना दिया गया है। अब अंग्रेजी माध्यम होने से क्या हुआ, अंग्रेजी तो बच्चा अंग्रेजी में पढ़ ही रहा है, लेकिन गणित और ईवीएस भी उसको अंग्रेजी में पढ़नी पड़ रही है। हाँ, उसके अपने एक ड्रॉबैक्स हैं, उससे हमारी हिंदी इफेक्ट हो रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ इसको इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट के साथ जोड़ूं तो अब क्या लाभ हो रहा है कि जो ईवीएस के अंदर नए शब्द बच्चा सीख रहा है वो भी वर्ड मीनिंग्स है, जो बच्चा मैथमेटिक्स में वोकेबलरी डेवलप कर रहा है वो भी उसके वर्ड मीनिंग्स में जा रहे हैं। तो आप देखिए कैसे इंटीग्रेट हो रही है अब पेडागोजी। इंग्लिश जो है वो न केवल आप
इंग्लिश में सीख रहे हैं बल्कि मैथ में भी सीख रहे हैं और ईवीएस में भी सीख रहे हैं। इसी तरह से जब हम हिंदी में पढ़ाते थे तो उस समय पर हिंदी में ही वर्ण जो है वो बच्चा शब्दार्थ नहीं सीखता था। बहुत से नए शब्द उसको गणित में सीखने को मिलते थे और सामाजिक अध्ययन में सीखने को मिलते थे, और हिंदी में तो मिलते ही थे। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। देखिए, एक बच्चा है, उसकी नीड्स अलग है, डिफरेंट नीड्स हैं। अगर नीड्स डिफरेंट है तो इंस्ट्रक्शंस कैसे सेम हो सकती हैं? डिफरेंट नीड्स के लिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस ही होनी चाहिए। लेकिन यही सवाल आता है इसकी प्रैक्टिकलिटी का भी। थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा, क्या ये प्रैक्टिकल है? हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में प्राइमरी स्कूल्स का स्ट्रक्चर क्या है? 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं हैं और अधिकतम 2 अध्यापक वहां पर हैं। कई विद्यालयों में 1 अध्यापक है और कुछ विद्यालय ऐसे भी है बीच में, एक आधे 2, जिनमें एक भी अध्यापक नहीं है, वो प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या ये संभव है कि वहां पर अध्यापक इतनी सारी कक्षाओं के, इतने सारे विषयों के, इतने सारे बच्चों को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस दे सके? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसा सोचना भी बेईमानी से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे में अध्यापक को अध्यापक नहीं बल्कि एक मशीन या उससे भी बढ़कर के एक रोबोट और शायद सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड रियलिटीज। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक आइडियल सिचुएशन की। यदि एक आइडियल सिचुएशन है, 3 टीचर्स मिनिमम एक प्राइमरी स्कूल में है या पर क्लास टीचर है, उस समय पर हर कक्षा को ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। एबिलिटी ग्रुपिंग का कंसेप्ट वहां पर लगाया जा सकता है। अब एबिलिटी ग्रुपिंग क्या है? विद इन क्लास ग्रुपिंग की जा सकती है। चौथी कक्षा के बच्चों को आपस में ही ग्रुप किया जा सकता है, या फिर इसको होमोजेनिस ग्रुप भी कहा जाता है, होमोजेनियस ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि होमो मीन्स एक जैसा, सेम। अब इसी तरीके से बिटवीन क्लास भी किया जा सकता है। जैसे 5th क्लास के कुछ बच्चों को, अच्छे बच्चों को लेकर 4th क्लास के कुछ एवरेज बच्चों के साथ उनमें ग्रुपिंग की जा सकती है। इससे क्या होगा? क्रॉस क्लास इंटरेक्शन होगी, क्रॉस ग्रेड इंटरेक्शन होगी, क्रॉस सेक्शनल इंटरेक्शन जो है वो होगी, और ये कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगी बच्चों को। इस तरह के ग्रुप को हेट्रोजीनियस ग्रुप कहा जाता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स और पीपल। तो ये कब हो सकता है? अगेन, जब प्रॉपर मैन पावर, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज डिप्लॉय किए जाएंगे। लैक ऑफ प्रीजुडाइस, बच्चों को लेकर के कई बार हमारे पूर्व ग्रह बन जाते हैं, पूर्वाग्रह बन जाते हैं, उनको हमें दूर करना है। कोई भी बच्चा सीख सकता है, हमें मन में ध्यान में लेकर के चलना है। लेकिन फिर वही बात है कि जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उन पर कभी कहीं ना कहीं शायद टीचर इसीलिए ध्यान नहीं दे पाता है कि क्योंकि उस टीचर के पास इतना शायद समय ही नहीं है। अगर वो उनकी ओर ध्यान देगा तो बाकी बच्चे छूट रहे हैं। वो जो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है ना, जब तक ये रियल सेंस में टीचिंग में लागू नहीं होती है तब तक टीचिंग अधूरी है, और ये तब तक लागू नहीं हो सकती है जब तक प्रॉपर मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्सेज डिप्लॉय नहीं किए जाते। ठीक है, बोलने को ये बात अच्छी है कि भाई इंडिया एक अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। अरे भाई, अंडर डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, तो वो डेवलप कैसे होगी? कैसे डेवलप्ड कंट्री बनेगी? एजुकेशन से ही तो बनेगी। और अगर आप एजुकेशन पर ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो फिर सोचिए कि आने वाले समय में भी कैसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारत एक विकसित देश बनेगा। तो हमें सबसे पहले बाकी सभी चीजों को छोड़ करके डिफेंस, हेल्थ और एजुकेशन, ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा। इसमें हमें कोई बहाना नहीं चलाना पड़ेगा। बाकी जगह पर जो है वो हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हर चीज हो सकती है। लेकिन ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें हमें विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज काम करना पड़ेगा, और इफेक्टिव पेडागोजिकल वेज रियल सेंस में अप्लाई करने पड़ेंगे, ताकि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं वो कैटर हो सकें। इसमें जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव को भी हमें ध्यान में रखना है, और ये तो ऑब्वियसली अब स्कूल्स में होता ही है। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि टीचर होगा वो जो जेंडर बाइसनेस को अपने मन में रखता होगा, और अगर ऐसा है तो इससे बुरा शायद ही कुछ और हो सकता है। अब देखिए, टीचर्स कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस को, कंटेंट के लेवल पे, प्रोसेस के लेवल पे और प्रोडक्ट के लेवल पे। सबसे पहले जो बच्चे, मान लीजिए जिनकी रेडीनेस ही नहीं है,
पढ़ने की, उनके लिए सबसे पहले तो कंटेंट ऐसा चूज करना पड़ेगा कि वो पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएं, रेडी हो जाएं, स्टिमुलेट हो जाएं। फिर उसके बाद जब वो रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस पे फोकस करना है, तो इंटरेस्ट क्रिएट करना है, बच्चे को रेडी करना है। और उसके बाद जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट एक एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसका प्रोडक्ट बहुत जल्दी हमें देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि आज मैंने किसी बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और कल वो देश का एक बेहतरीन नागरिक बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। इसके लिए हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग या लर्निंग प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ती है, जो कि बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाने की ओर अग्रसर करती है। अब अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का ही नाम इसमें आता है, जिसमें टेलरिंग टीचिंग मेथड्स टू मीट इंडिविजुअल नीड्स, यानी व्यक्ति की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें टेलरिंग टीचिंग अपनानी पड़ती है। जैसे एक टेलर है फॉर एग्जांपल, वो कैसे हर व्यक्ति का अलग से नाप लेता है। ऐसा नहीं है कि एक बार नाप ले लिया और हर आदमी को बोलेगा यही पजामा डाल, यही कुर्ता डाल, यही कोट डाल, नहीं। उस टेलर का काम होता है हर आदमी का अलग से नाप ले, उसकी फिटिंग, उसकी कह सकते हैं कंफर्टेबिलिटी, उसके ऊपर वो जचना चाहिए, सूट करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही वो क्या करता है, अपने टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करता है और तब जा करके वो सक्सेसफुल टेलर बनता है। तो अगर टेलर बनने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है तो आप सोचिए टीचर बनने के लिए तो कितनी ज्यादा टेलरिंग की जरूरत है, कितनी ज्यादा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। असेसमेंट मेथड्स में इसकी इम्प्लीकेशन है, यानी इसका हम यूज देख सकते हैं कैसे। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट हम देखते हैं। फॉर्मेटिव क्यों किए जा रहे हैं, सीधा समेटिव क्यों नहीं कर दिए जाते? क्योंकि हमें देखना है लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद फीडबैक देना है, उसके बाद हमें रिमेडियल टीचिंग करनी है। तो ये कहाँ से चीजें आ रही हैं, ये सारी इंप्लीकेशंस किसकी हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हैं। इसके बाद लर्निंग एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और लर्निंग स्पेस हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसको, बच्चे को। इसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट हमारा कैसा है, स्ट्रेटजीज कैसी हैं टू अकोमोडेट ऑल द लर्नर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा क्लासरूम है कहीं वो जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको उनको कैटर ही ना कर पाए। ऐसा ना हो कि हमारा क्लासरूम ऐसा हो जो CWSN चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड या दिव्यांग जो हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा ही ना कर पाता हो। करिकुलम डिज़ाइन होना चाहिए ऐसा जो मल्टी पर्पस करिकुलम हो, अडेप्टिव हो, लर्नर सेंट्रिक हो। इसके साथ साथ सबसे बड़ा इंटरैक्टिव होना चाहिए। और टीचर जो है उसकी ट्रेनिंग अगर होगी, सेंसिटाइज होगा वो, तो डेफिनेटली इसका बच्चे को सीधा सीधा असर मिलेगा। टीचर ट्रेनिंग को लेकर के ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता कि अब इसकी अति हो चुकी है। टीचर ट्रेनिंग कभी भी उस स्टेज पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें हर दिन अपने आप को सेल्फ स्टार्ट करना पड़ता है। जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो एक नया दिन निकलता है, और नए दिन में पुरानी बहुत सी बातें दिमाग से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। ये तो थ्योरीज की बात है, प्रैक्टिकल चीजें डिलीट हो जाती हैं। तो रिगरस ट्रेनिंग डेफिनेटली अगेन एंड अगेन कॉन्टिन्यूसली जब ट्रेनिंग की जाएगी, रिफ्रेशर कोर्सेज किए जाएंगे, तभी जाकर के हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि डाइवर्सिटी जो है क्लासरूम की उसको हम अलाइव रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हमने ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिकॉग्नाइज करना है हमें, रिस्पेक्ट करना है हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, और यही है की टू इफेक्टिव टीचिंग। अगर हमने इफेक्टिव टीचिंग करनी है, इफेक्टिव टीचर बनना है, तो हमें रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट दोनों करना पड़ेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। और इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हेल्प करती है हर बच्चे को उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में। इट हेल्प्स एवरी चाइल्ड टू रीच टू देयर फुल पोटेंशियल। इसके बाद टीचर्स मस्ट बी अडेप्टिव, एम्पैथेटिक एंड रिसोर्सफुल। अडेप्टिव का मतलब क्या हुआ, आज उसे पता चला कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो तो फायदेमंद है ही नहीं, इससे तो बच्चा सीख ही नहीं रहा है, उसी समय उसको बदलने के लिए वो तैयार हो। ऐसा नहीं कि नहीं मैं क्यों बदलूं, बच्चे अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो वो बदले, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ये अडेप्टिबिलिटी का बिल्कुल उल्टा हो गया, ये फिर रिजिडिटी हो गया। एम्पैथेटिक, अपने आप को बच्चे की जगह रखना। यदि बच्चा नहीं सीख रहा है तो क्यों नहीं सीख रहा है, बच्चा चिंतित है, बच्चा परेशान है तो खुद परेशानी फील करना, वो एम्पैथेटिकनेस है। इसके साथ साथ रिसोर्सफुलनेस, अगर उसके पास कोई ऐसा बच्चा आता है जो नहीं सीख रहा है तो उसको भी कैसे सिखाना, उसके लिए प्रयास करना, हार ना मानना। होते हैं ऐसे बच्चे हर कक्षा में जो नहीं सीख पाते, शायद उसका कारण ये है कि वो उस चीज के लिए नहीं बने हैं जो हम उनके साथ करने जा रहे हैं, वो शायद किसी और चीज के लिए बने हैं।
वो एक अलग बात है। लेकिन इन नॉर्मल केस हमें हर बच्चे को सिखाने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। कुछ एक रेफरेंसेस हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी की, यूनेस्को की कुछ गाइडलाइंस थी, उनको मैंने स्टडी किया इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के। इसके साथ साथ एनईपी का एक डॉक्यूमेंट है जिसको मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया, इंक्लूसिव एजुकेशन पे एनसीईआरटी की वेबसाइट पे पढ़ा हुआ बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, उसको अगर आपको टाइम लगे तो यू मस्ट रीड। रिसर्च आर्टिकल्स थे कुछ एक ऐसे, ओवरव्यू किया था मैंने उसका एपीए का और ईआरआईसी का। टेक्स्ट बुक्स, सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। तो ये कुछ एक रेफरेंसेस हैं जो मैंने जो है वो उसको जो है वो फॉलो किया है। कुछ वेब सर्चेज हैं ऑन द रिलेटेड टॉपिक। तो इसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये टॉपिक पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। कोशिश करूंगा इसको कंटिन्यू रखने की। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंटिन्यू दिस। देखते हैं कब तक कंटिन्यू कर पाते हैं। आप लोग अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। अदरवाइज जब तक हो पाएगा मैं कंटिन्यू करूंगा। लेट्स सी कब तक होता है। तो आज का जो होम टेकिंग मैसेज है इसके साथ ही हम अपना आज का ये वीडियो एंड करेंगे। माई हार्ड टाइम्स हैज मेड मी वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। ये एक कोट है जो हमें मोटिवेट करती है, हमें इंस्पायर करती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।